कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए तो फिर से आज शुरू करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए तो शुरू करते हैं इसको। देखिए जरा, समझे आप लोग, ठोस अवस्था है क्या? एक्चुअल में जो ठोस अवस्था है ये द्रव्य या पदार्थ की एक अवस्था हो। सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, या इसको हम द्रव्य भी बोलते हैं बच्चे। द्रव्य क्या होता है? एक्चुअल में द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का मतलब होता है वह है जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। या जो स्थान घेरता हो एवं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एक्चुअल में इन पदार्थों को, इन मैटर को हम अपने वातावरण, अपने आसपास हम बात करें तो 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। पदार्थ को कितने अवस्थाओं में हम देख सकते हैं? 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा हम बात कर लें तो 2 अवस्थाएं और पाई जाती हैं जो आपके बुक में देखने को मिलती हैं, और मोस्टली इन दोनों 2 अवस्थाएं जो एक्स्ट्रा हैं ये आपको एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से एक है आपका प्लाज्मा, और एक और है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? पदार्थ किसे कहते हैं? वह जो स्थान घेरता है एवं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? पदार्थ कहेंगे। बात समझ रहे हो ना? पदार्थ को, मैटर को हम लोग मुख्यतः अपने आसपास 3 अवस्थाओं में देखते हैं, द्रव, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। लेकिन पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? एक्चुअल में प्लाज्मा एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये है क्या? तो जो ठोस होते हैं ना बच्चे, ठोस के जो आकार होते हैं, आकार और आयतन, ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम बात कर लें ये इस मार्कर के बारे में। इस मार्कर में क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और ये जहां पर भी है, यहाँ पर है तो ये कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा है, तो इसका मतलब ये पदार्थ तो है, द्रव्य तो है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब द्रव्य है तो क्या है? ठोस है, सॉलिड है, क्या है ये? लिक्विड है, गैस है, क्या है ये? तो एक्चुअल में अब देखो, इस मार्कर का आकार क्या है? निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है आकार। आयतन भी है इसका, आयतन भी इसका निश्चित है। मतलब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी जितनी है उतनी है ना, सब चीज फिक्स है ना। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? द्रव की बात कर ले तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, और जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, समझना जरा ध्यान से। जैसे हम 1 लीटर क्या कर ले, जल ले ले या दूध ले लेते हैं। अब उस 1 लीटर जल को आप चाहो तो एक ग्लास में भी डाल सकते हो। तो जब ग्लास में डालोगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा।
1 लीटर जल को जब आप किसी थाली में डालोगे तो उस थाली के आकार का हो जाएगा, लेकिन वो जो क्वांटिटी है, मात्रा है उस जल की, वो तो 1 ही लीटर है ना। उसका जो आयतन है उस 1 लीटर के बराबर ही तो होगा ना, वो आकार कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आकार तो अनिश्चित है, आकार क्या है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है इसका, निश्चित है। बात समझ में आ रही है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। गैस क्या होता है, गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं बच्चे, अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये थोड़ा सा क्या है, फ्लैश में हम चल रहे हैं, बैक में चल रहे हैं, जो 9th क्लास 10th क्लास में आपको पढ़ने को मिलता है, और वहां पे ये सारी चीजें आपको बड़ी विस्तार से मिलती है। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको। 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, एक्चुअल में ठोस होता क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा मोस्टली जो आप लोग देखे होंगे ये आयन के रूप में रहते हैं। मोस्टली किस रूप में रहते हैं, आयन के रूप में रहते हैं। जैसे आप लोगों ने झाग देखा है क्या, डिटर्जेंट को आप जब पानी में घोलो तो जो झाग उत्पन्न होता है वो बताओ किस अवस्था में, क्या वो ठोस है, क्या वो द्रव है, क्या वह गैस है, क्या नहीं, वो किस अवस्था में है, प्लाज्मा के रूप में है। या इसका मुख्यतः या अधिकतम जो मात्रा देखने को मिलती है सूर्य पर मिल जाता है, जहां पे हाइड्रोजन जो है प्लाज्मा की अवस्था में रहता है, वो सारी चीजें। और एक जो 5वां इसका भाग होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखो इन दोनों का तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ ज्यादा खास उपयोग नहीं है, लेकिन इन तीनों का बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो ये बात हमें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा है क्या बात। तो अब हमें क्या बात करना है, ठोस के बारे में बात करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, ठोस अवस्था। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेंट, ये 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से हमें क्या पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है। क्लियर हो रहा है इतनी बात। चलो देखते हैं जरा ठोस पदार्थ है क्या। सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे इसमें ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ का वर्गीकरण, सबसे पहला पॉइंट हम ये कोशिश करेंगे सीखने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। एक बार चेक कर लेना दो मुझे, हाँ बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। देखो जरा, जो ये वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है, ठोस अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका वर्गीकरण किया जाता है अवयवी कणों के आधार पर। अवयवी कणों के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 2 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया, पहले तो समझ लेते हैं 2 प्रकार कौन कौन से, उसके बाद आगे बात करते हैं 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस होता है। एमोर्फस सॉलिड, ये 2 स्टेट पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ के वर्गीकरण में हम बात करें, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मुख्यतः अवयवी कणों के आधार पे जो है ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये अवयवी पदार्थ क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या है, अवयवी का मतलब होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। घटक क्या होता है समझना जरा। जैसे ये मार्कर किसी न किसी चीज से तो बना होगा ना, तो मार्कर जिस चीज से मिलकर बना है वो चीज क्या कहलाएगा, इसका घटक कहलाएगा।
अब एक बात समझ लेना, अब ये मार्कर किस चीज से बना होगा, मतलब ये अवयव के पदार्थ क्या हो सकते हैं, ये मार्कर या तो कणों से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से, या तो ये मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो ये परमाणु से बना होगा, एटम से बना होगा, और या तो ये आयन से बना होगा। बात समझ रहे हो क्या आप लोग? ये मार्कर या तो ये कणों से बना होगा, या तो ये परमाणुओं से बना होगा, या तो ये आयन से बना होगा। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चे, इन्हीं को हम अवयवी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयवी पदार्थ कहते हैं। तो इन्हीं अवयवी पदार्थों के आधार पर, मतलब कणों से, परमाणुओं से, आयन से जब ये पदार्थ सॉलिड बने हुए हैं, तो इनकी बेस के आधार पर जो है हम ठोस को दो भागों में बांटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। बात समझ में आई? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। क्लियर हो गया इतनी बात? अब देखो जरा समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है। भाई इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो देखो जरा बच्चे, हम मान के चलते हैं कि कोई हमारे पास ये सॉलिड है, कोई हमारे पास ये सॉलिड एक क्रिस्टलीय ठोस है और एक हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है बच्चे? अक्रिस्टलीय ठोस है। समझना जरा ध्यान से इस बात को। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो कण होते हैं इसके अंदर, ये जो होता है ये एक निश्चित पैटर्न पर होते हैं। किस पैटर्न पर होते हैं बच्चे? निश्चित पैटर्न पर होते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं निश्चित पैटर्न क्या होता है। निश्चित पैटर्न का मतलब देखो, ये वाला कण और ये वाला कण, इन दोनों कण, इधर से कण एक लाइन 1 2 3 4 5, ये भी एक निश्चित क्रम में है, 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 ये भी निश्चित क्रम में है और ये भी निश्चित क्रम में है। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके अवयवी होते हैं, वो किस क्रम में होते हैं? वो निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं। एक बात तो ये याद रखोगे। तो इस तरह के ठोस को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। बात समझ में? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ परास में होते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आ गया कि दीर्घ परास क्या होता है। दीर्घ परास का मतलब ये हो गया, दीर्घ परास का मतलब ये हुआ कि एक बार जो पैटर्न शुरू हुआ वो पूरे सॉलिड में है, अंत तक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ परास बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्रिस्टलीय ठोस याद रखेंगे, निश्चित क्रम में होते हैं, दीर्घ परास के होते हैं। वहीं यदि हम बात कर ले अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर ले, तो हो सकता है कि ये शुरू में एक निश्चित पैटर्न में हो, लेकिन आगे चल के ये क्या हो जाते हैं? कुछ इस प्रकार से अनिश्चित हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं अनिश्चित क्रम में होते हैं, अनिश्चित क्रम में होते हैं। और इनका क्रम हो सकता है शुरू में सही हो और आगे चल के खराब हो जाए, या शुरू से ही खराब हो जाए, तो इसको हम लघु परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु परास बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इसको क्या बोलते हैं? लघु परास बोलते हैं, है ना। इसको हम लॉन्ग रेंज और इसको हम शॉर्ट रेंज बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इसको लॉन्ग रेंज और इसको क्या बोल सकते हैं? हम शॉर्ट रेंज बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चे? इतनी बात समझ में आ गई। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब इनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए दीर्घ परास कहते हैं। दीर्घ परास का मतलब हो गया कि कण जिस पैटर्न में शुरू हुए हैं उसी पैटर्न में खत्म हो रहे हैं,
और अनिश्चित क्रम का मतलब लघुपरास। हो सकता है कि कण में शुरू में जो ठोस में जो शुरू के कण होंगे वो तो एक निश्चित क्रम में होंगे, लेकिन आगे चल के वो बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, या शुरू से ही इधर उधर होंगे। तो इस तरह के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? अनिश्चित क्रम। इस अक्रिस्टलीय ठोस जो अनिश्चित क्रम में होते हैं लघुपरास के नाम से भी जाने जाते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। तुरंत फटाफट इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बात समझ में आ गई बच्चों कि ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं जरा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय एक्चुअली में मैं इनको अलग अलग लिख ही देता हूं, आप हेडिंग कर लो। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। मैं एक तरफ यहां लिखता हूं क्रिस्टलीय और इधर लिख देता हूं अक्रिस्टलीय। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बारे में। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। देखो जरा पहला पॉइंट तो यही कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये दीर्घ परास होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? दीर्घ परास होते हैं, और इनका जो क्रम होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। इसको हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में ये लघु परास होते हैं, पहला पॉइंट। और इनका क्रम क्या होता है? अनिश्चित होता है। इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, अनिश्चित होता है। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? देख लेने एक बार, बाकी सब हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम दूसरा इसमें बात करें, देखो एक्चुअल में जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना बच्चे, इनकी आकृति जो होती है, जो इनकी आकृति होती है वो निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। मतलब इनके एक मॉलिक्यूल के भी कणों के, जैसे आप लोगों ने शुगर देखा है, चीनी के प्रत्येक कण को आप देखना हाथ पे गौर से उठाकर, वो बिल्कुल ही एक निश्चित क्रम, बिल्कुल ही उनका आकार निश्चित होता है, एक घन के आकार के होते हैं। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो होती है बच्चे वो निश्चित नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यह आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। यह आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। अच्छा, इसके गलनांक की बात कर लेते हैं। गलनांक ये गलनांक और तीक्ष्ण निश्चित होता है। बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? गलनांक, तीक्ष्ण क्या होता है? गलनांक का मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ किस तापमान पे गल जाता है, वो उसका गलनांक पॉइंट कहलाता है। तो जो देखो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे ना बच्चे, उनका गलनांक में बिल्कुल निश्चित होता है। सपोज करो कि मैं मान के चलो कि मैं ले लेता हूं कि हमारे पास कोई ऐसा ये ठोस है जो क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हो ना? तो ये ठोस जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे पूर्णतः क्या हो जाएगा? गल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 290 डिग्री सेल्सियस गया तब ये गलना शुरू हुआ और ये 300-350 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो गलता ही चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 300 डिग्री सेल्सियस जैसे ही तापमान मिलेगा ये पूरा का पूरा जो है ठोस सॉलिड क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इसके लिए ना ही कम की जरूरत है और ना ही अधिक की जरूरत है। 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल पिघल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम लोग करते हैं ना कि चाय गरम किया तो पहले हल्के हल्के गरम होते 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 जाकर लास्ट में उबलना शुरू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 300 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तभी गलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और ये तीक्ष्ण का मतलब हो गया है कि एक साथ ही गल जाएगा। बिल्कुल 300 डिग्री सेल्सियस मिला तो जो जितने भी उसमें पदार्थ होंगे सॉलिड स्टेट
क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो पूरा का पूरा गल जाएंगे एक साथ ही। बात समझ में आ रही है क्या आप लोग? और इनका गलनांक जो होता है अनिश्चित होता है। गलनांक क्या होता है, सॉरी, इनका गलनांक भी निश्चित होता है, लेकिन ये जो भाग होता है क्या कहते हैं, इसका एक पॉइंट ये है, तीक्ष्ण जो होता है इसकी कमी होती है। तीक्ष्ण का मतलब ये हो रहा है कि तीक्ष्ण का मतलब होता है ना, यहाँ ध्यान रखना, गलनांक निश्चित इसका भी होता है, इसका होता है, अंतर क्या है, इसका तीक्ष्ण निश्चित होता है। ये 300 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा सॉलिड पिघल जाएगा, जबकि ये क्या होगा, यदि हमारे पास एक सॉलिड है ये, तो ये 200 मान के चलो कि इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस इसका भी है, तो ये 280 से ही पिघलना शुरू होगा और ये पिघलते पिघलते 350-400 तक ये पहुंचेगा। मतलब इससे इसके बीच में ये क्या होगा, गलेगा, जबकि ये बिल्कुल फिक्स। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बड़ा आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अभी यूक्रेन और रूस का वो चल रहा है, यदि रूस अनाउंसमेंट करता है कि मैं यूक्रेन में 400 सैनिक उतारूंगा, तो भैया रूस जो है 400 सैनिक ही उतारेगा, एक ना ही कम उतारेगा और ना ही एक ज्यादा उतारेगा। लेकिन ये भी हमारे गांव में बारात आ जाए और दुल्हा वाला कहे कि भाई मैं आपके यहाँ 150 बाराती लेकर आऊंगा, तो भैया अनिश्चित है, वहां पर 150 से कम भी आ सकते हैं और 150 से ज्यादा भी आ सकते हैं, वो 180 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। तो बाराती तो हो गया हमारा अक्रिस्टलीय, समझ में आ रहा है ना, और आदमी वाला पैटर्न हो गया हमारा क्रिस्टलीय। क्लियर हो रहा है क्या इतनी बात? आगे हम बात करते हैं कि इसका विदलन जो होता है, विदलन स्पष्ट होता है। विदलन इसका क्या होता है बच्चे? इसका विदलन होता है स्पष्ट और इसका विदलन होता है अस्पष्ट। बात समझ में? विदलन स्पष्ट का मतलब क्या है? विदलन का मतलब ये हो गया कि जब हम इसको काटते हैं ना, तो ये क्या होता है कि जिस मतलब बिल्कुल स्मूथ कटता है। स्मूथ कटने का मतलब वो इक्वलिटी में कटता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए आज जो है क्लास हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके एग्जाम्पल तो दिए ही नहीं मैंने, एग्जाम्पल लिख लो बच्चे। 5वें में हम लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक ठोस। और इसको बोलते हैं आभासी ठोस। उदाहरण लिख लेते हैं हम यहाँ पे। उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में आयरन Fe आ जाएगा हमारा। इसके अलावा हम बात कर ले यहाँ पे तो कॉपर आ जाएगा, Ag आ जाएगा, ATC। और इसमें हम बात कर सकते हैं रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सभी के सभी क्या है इसके एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आगे हम आपसे बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू देते रहेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। और हाँ, यदि मेरे से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित नंबर है, नंबर पे कॉल करिए। और इसके अलावा चौरा आइए और चौरा सराजुल कटरा में संकल्प एकेडमी के नाम से मेरा कोचिंग है, आप वहां पर आकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।